जिंदगी पहले ही काफी मुश्किल है जब आपकी नौकरी सुबह 9 से शाम 5 तक की हो, लेकिन हालात और भी बुरे हो जाते हैं जब आपका बॉस एक भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं होता, जो सिर्फ अपने कर्मचारियों पर चिल्लाना ही जानता है। अब मिलिए जीन सॉन्ग से, जो अचानक अजीब से सिस्टम विंडोज देखने लगा है, जो किसी आने वाले ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन अपने नौकरी के तनाव और अपने बॉस की नॉन स्टॉप बकवास की वजह से उसके पास इन दूसरी दुनिया जैसी सिस्टम नोटिफिकेशंस को समझने का भी समय नहीं है। उसकी जिंदगी में थोड़ा बहुत सुकून सिर्फ उसकी महिला सहकर्मी सियोना की दयालुता ही देती है। वो अक्सर नौकरी छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन एआई के रिमोट जॉब्स छीन लेने और बेरोजगारी बढ़ने के कारण उसके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। और तभी हालात एकदम से और बुरे होने लगते हैं। भयंकर गर्मी के मौसम में भी दुनिया भर में अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है, एक ऐसी अनैतिक घटना जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा। हालात तब सचमुच खराब हो जाते हैं जब जियोंग अपने एक सहकर्मी को दूसरे कर्मचारी का मांस खाते हुए देख लेता है। यही वो पल है जब जियोंग समझ जाता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है। एक असली ज़ॉम्बी को सामने देखकर वो सदमे में जम जाता है। उसके घुटने जवाब दे देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। अचानक उसका फोन बजता है। एक आपातकालीन संदेश प्रसारित हुआ है। लोग एक रेबीज नाम के वायरस की वजह से म्यूटेंट बन रहे हैं। हर किसी को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। ये सब समझ पाना उसके लिए बहुत ज्यादा है। जियोंग को पूरा यकीन है कि रेबीज जैसे मजाकिया लगने वाले वायरस से इंसान सचमुच का ज़ॉम्बी नहीं बन सकता। कुछ न कुछ और ही उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो रहा है। वो सोशल मीडिया चेक करता है। हर जगह लोग बात कर रहे हैं कि ज़ॉम्बीज मोहल्ले में हमला कर रहे हैं और गर्मियों में बर्फ गिर रही है। तभी उसके दिमाग में सब कुछ जुड़ जाता है। शायद जो सिस्टम विंडोज वो कई दिनों से देख रहा है, उनका इन कयामत जैसी घटनाओं से कोई संबंध है। वो इन स्टेटस विंडोज के बारे में जानकारी ढूंढता है, लेकिन कुछ उपयोगी नहीं मिलता और हालात और खराब हो जाते हैं जब उसका फोन एक स्टैटिक स्क्रीन में बदल जाता है और फिर नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। निराशा उस पर हावी होने लगती है। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से गिरते तापमान के कारण लगभग जमने लगता है। इस समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन ज़ॉम्बीज भी नहीं, बल्कि ये जानलेवा ठंड है जिसमें उसे हर हाल में जीवित रहना होगा। वो उम्मीद करता है कि जल्द ही बचाव दल आ जाएगा। अपनी संभावना बढ़ाने के लिए वो अपने फोन की बैटरी बचाने का फैसला करता है, जो अभी 83% है। वो सावधानी से बिल्डिंग की जांच शुरू करता है। कोशिश करता है कि किसी ज़ॉम्बी के आसपास ना जाए। उसकी पहली प्राथमिकता है कपड़े और खाना। उसे दराज में गर्म कपड़े मिल जाते हैं और वो तुरंत पहन लेता है। फिर वो खाना ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे एक बैग, कुछ कपड़े, पानी और खाने का सामान मिल जाता है। उसे नहीं पता बैग किसका है, लेकिन उसने जान बचाने में बड़ी मदद की। अब अगला कदम है कोई हथियार ढूंढना। काफी खोजबीन के बाद उसे कुछ मजबूत गोल स्टिक्स मिल जाती हैं। अब उसके पास इतना सामान है कि वो करीब 3 दिन तक जी सकता है। तो असली सवाल ये है कि क्या बचाव दल उससे पहले पहुंच जाएगा या वो इस बेरहम ठंड में भूखा मर जाएगा। बाहर की सड़कें ज़ॉम्बीज और राक्षसों से भरी पड़ी हैं और इतनी तेज बर्फीली आंधी में हेलीकॉप्टर का पहुंचना भी मुश्किल है। अगर एक हफ्ते के भीतर बचाव नहीं आता तो उसका अंत तय है। तापमान तेजी से गिर रहा है। तभी एक और सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होती है। सिस्टम शॉप में उसे कई आइटम दिखते हैं और समझ में आता है कि इन्हीं कॉइन से चीजें खरीदी जा सकती हैं। उसकी समझ में आता है कि एक ज़ॉम्बी मारने पर 1 कॉइन मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा ही है, लेकिन हमारा लड़का ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने जान जोखिम में डालकर मुश्किल से एक ज़ॉम्बी मारा और बदले में मिली सिर्फ एक घटिया सी कॉइन। अचानक पास ही कहीं कदमों की आवाज गूंजती है। वो तुरंत अपने आरामदायक सफेद कोने से बाहर निकलता है और जो भी उसकी तरफ आ रहा है उससे निपटने के लिए तैयार हो जाता है। हाथ में गोल्फ स्टिक कसकर पकड़े हुए वो खुद ही खतरे को ढूंढने दौड़ पड़ता है, इससे पहले कि खतरा उसे ढूंढ ले। जैसे ही वो किसी पर जोरदार वार करने वाला होता है, सच्चाई सामने आती है कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका को-वर्कर किम जुन है। परिचय आसानी से हो जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जियानोंग तो ऑफिस में इस लड़के का सीनियर भी है। दोनों बैठ जाते हैं और किम जुन बताना शुरू करता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। ब्रेक टाइम के दौरान वो कैंटीन में फंस गया था। बाहर से आती डरावनी आवाजें सुनकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। जब फाइनली उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो ज़ॉम्बियों को धक्का मारता हुआ किसी तरह इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंच गया। लेकिन ये वो जानकारी नहीं थी जिसकी जियानोंग को उम्मीद थी। ना तो इस आदमी के पास कोई काम की खबर है और ऊपर से
वो हमारे लड़के के मेहनत से जुटाए हुए सामान पर फ्री लोड करना चाहता है। स्वाभाविक तौर पर जियानोंग उसे मना कर देता है और झूठ बोलता है कि उसके पास खुद बहुत कम सामग्री है। थोड़ी देर बाद जब हमारा लड़का अपनी पानी की बोतल भरने के लिए उठता है, उसका जूनियर अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका व्यवहार दोस्ती से बदलकर एकदम संदिग्ध हो जाता है। वो भारी ठंड के बावजूद पसीना पसीना हो रहा था, जैसे कि उसने जियानोंग के झूठ को भांप लिया हो और उससे सच उगलवाना चाहता हो। खुशकिस्मती से उस समय कुछ नहीं होता, कम से कम अभी के लिए तो। पर जियानोंग का मन नहीं मानता। वो सोचता रहता है कि इतनी ठंड में वो आदमी इतना पसीना क्यों बहा रहा था। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं तो पहले ही समझ गया था कि वो हरामी पहले से ही इन्फेक्टेड था। और यकीनन थोड़ी देर बाद वो हरामी पीछे से जियानोंग पर हमला करता है, अब एक पूरी तरह बदला हुआ ज़ॉम्बी बनकर। लेकिन हमारा लड़का भी तेज है। वो झट से अपनी पानी की बोतल उसके चेहरे पर दे मारता है, फिर इतनी जोरदार लात मारता है कि वो दीवार से जा टकराता है। यकीन करना मुश्किल है कि कुछ मिनट पहले तक ये आदमी एकदम आम इंसान की तरह बात कर रहा था, तो वो इतनी जल्दी इस जंगली दैत्य में कैसे बदल गया। लेकिन जब बात जिंदगी और मौत की हो तो सोचना बेवकूफ़ी है। जियानोंग बिना हिचकिचाए गोल्फ स्टिक घुमाता है और ज़ॉम्बी के सिर पर जोरदार प्रहार करता है। वो बार बार वार करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कॉकरोच को मारता है, पूरी तरह कुचलकर, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये अपोकलिप्स की शुरुआत के बाद जियानोंग की पहली हत्या है और इससे वो भी ठंड में पसीने से भीग जाता है। लेकिन ये इसके लायक था, क्योंकि उसी समय उसका सिस्टम उसकी हत्या को पहचानकर उसे इनाम देता है। पहला कॉइन मिलने पर जियानोंग उत्साह में बोलता है, स्टेटस विंडो खोलो। स्टोर में मौजूद आइटम देकर उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि इन कॉइन्स से इन चीजों को खरीदा जा सकता है। और सबसे खास बात, एक ज़ॉम्बी को मारने पर एक कॉइन मिल जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा लड़का तो अपनी जिंदगी से परेशान है। उसे लगता है एक कॉइन कमाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी मशक्कत से एक ज़ॉम्बी मारना पड़ेगा। अपने उलझे हुए ख्यालों में खोए हुए जिनोंग की नजर अचानक ज़ॉम्बी की कलाई पर दिख रहे साफ साफ काटने के निशान पर पड़ती है। ये दृश्य संकेत उसकी पूरी सोच को पक्का कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि सबसे बुरा सच में हो चुका है। अगले सीन में हमारा लड़का एक आरामदायक कंबल में खुद को छिपाकर बैठा है, ये समझते हुए कि अब वो लोग भी भरोसे लायक नहीं रहे जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं। उस नर्क जैसे माहौल में जिसे उसे झेलना पड़ रहा है, उसे बस इतना सुकून है कि उसके पास सिगरेट का पैकेट है। हाँ, शायद फेफड़ों का कैंसर कोई बड़ी बात नहीं रह जाती जब ज़ॉम्बी तुम्हारा पीछा करने के लिए बाहर घूम रहे हो। जिनोंग के मन में अनिश्चितता का डर लगातार गूंज रहा है और वो सोचता है कि उसे कुछ सामान ढूंढने चाहिए। तभी अचानक एक भयानक दहाड़ उसे चौंका देती है। खिड़की से बाहर झांककर देखने पर हमारा लड़का देखता है कि एक बचा हुआ इंसान ज़ॉम्बी की भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से खून के प्यासे ज़ॉम्बी उसे एक ही पल में चारों ओर से नोच डालते हैं और बेचारा उस हालत में पहुंच जाता है जैसे मेरा हाल तब हुआ था जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। डरा हुआ जिनोंग पीछे हटता है, समझते हुए कि वह सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में है। समय गुजरता है और जिनसोंग लगभग पूरी तरह अंदर फंस चुका है। ये तीसरा दिन है। उसके पास विकल्प लगभग खत्म हो चुके हैं और उसकी बैटरी सिर्फ 3% पर है। ऊपर से भाई के पास बस 4 चॉकलेट बार बचे हैं जिनसे उसे अपनी जान बचानी है। खिड़की से की गई अपनी सारी निगरानियों से जिनोंग एक बात समझ चुका है, लोग जितना भी कोशिश करते हर बार ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ ही लेते हैं। लेकिन इन हालात के बावजूद हमारा लड़का समझता है कि अगर उसे भूख से मरने से पहले बचना है तो उसे चलना ही पड़ेगा। बैग कसकर पकड़ते हुए जिनोंग धीरे धीरे अपनी बनाई हुई बैरिकेड्स हटाने लगता है। उसे पता है कि यहाँ रुका रहा तो खुद को और ज्यादा खतरे में डाल देगा। इस समय उसका सबसे बड़ा मौका यही है कि वो बिल्डिंग में मौजूद अन्य बचे हुए लोगों को खोजे। शायद दोस्ती और साथ मिलकर काम करने की ताकत उसकी जान बचा दे। जिनोंग छठी मंजिल को अपना मुख्य लक्ष्य तय करते हुए सोचता है कि क्या जुमान ने अपनी बात के मुताबिक वास्तव में एंट्रेंस को ब्लॉक किया था। अचानक कुछ आवाज सुनकर वो तुरंत खिड़की की तरफ भागता है, पर खिड़की से बाहर देखने पर उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ कड़कती हुई ठंड और अंधेरा। लेकिन दूर कहीं लाइट्स जलती हुई दिखती हैं, जो इस बात का संकेत है कि किसी और इंसान ने जनरेटर चलाया है, यानी कि बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर जरूर है। लाइट्स किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं।
ये समझते हुए जिनोंग जल्दी से नीचे की ओर भागता है। उसे मालूम है कि दूसरे इंसान को ढूंढना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मौका है। सीढ़ियां उतरते हुए वह सर्वाइवर की लोकेशन के बारे में सोचने लगता है। उसका सबसे अच्छा अनुमान है कि इंसान शायद मैनेजमेंट ऑफिस या सिक्योरिटी रूम में छिपा होगा। और अच्छी बात यह कि दोनों पहली मंजिल पर ही हैं। नीचे की मंजिलों पर ठंड और भी भयंकर है, लेकिन आराम के बजाय सावधानी चुनते हुए हमारा लड़का अपने जूते उतार देता है ताकि किसी भी तरह की आवाज ना हो। छठी मंजिल पर पहुंचकर वो जुमान की बात की सच्चाई परखने की हिम्मत जुटाता है। अंदर झांकने पर उसे पता चलता है कि एंट्रेंस सच में ब्लॉक है, यानी कि जुमान ने झूठ नहीं बोला था। उसके चेहरे पर खुशी दिखती है। इसका मतलब है कि शायद बिल्डिंग में और भी सर्वाइवर मौजूद हैं, क्योंकि बाहर से यहां घुसपैठ नहीं हुई है। फिलहाल जिनोंग छठी मंजिल छोड़कर अपने असली मिशन पर ध्यान देता है, पहली मंजिल पर जाना। पहुंचकर उसे कई चीजें साफ हो जाती हैं। पहली तो ज़ॉम्बी ने ऊपर की मंजिलों पर हमला नहीं किया है, लेकिन पहली मंजिल पर वहां हालत खराब है। दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए वो धीरे से उसे खोलता है। मन ही मन उम्मीद करता है कि कोई ज़ॉम्बी ना हो, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है। चारों ओर खून बिखरा है और उम्मीद के मुताबिक वहां बिना दिमाग के ज़ॉम्बी इधर उधर लड़खड़ाते नजर आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ देखकर हालात बेहद खतरनाक है। इसका मतलब है कि जिनोंग बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि ज़ॉम्बी ने ऊपर की मंजिलों को नोटिस नहीं किया है और पहली मंजिल पर ही अटके हुए हैं। लेकिन जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, जिनोंग को डर है कि दरवाज़ा ज़्यादा देर तक ज़ॉम्बी को नहीं रोक पाएगा। यही मौका देखकर हमारा लड़का चुपचाप मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ बढ़ता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक दुखद दृश्य मिलता है। एक आदमी का शव, वो अच्छा इंसान जो हर सुबह उससे मिलकर मुस्कुराता था, अमानवीय कठोरता की वजह से वो हाइपोथर्मिया से मर गया। उसे शांति देने के लिए जिनोंग उसकी आंखें बंद करता है और एक छोटी सी प्रार्थना करता है। इसके बाद जिनोंग सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ता है, उम्मीद करते हुए कि शायद वहां कोई सर्वाइवर छिपा हो। लेकिन सावधानी जरूरी है। जैसे उसने खुद बैरिकेड्स बनाए थे, वैसे ही सामने वाला भी जाल बिछा सकता है। सबसे पहले उसे ये साबित करना है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि इंसान है। ज़ॉम्बी आवाज़ों पर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो जिनोंग धीरे से दरवाजे पर टैप करता है, संकेत देने के लिए कि वो इंसान है। फिर वो हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कुछ उस पर झपटता है। वो ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि एक आदमी है, हाथ में लकड़ी का डंडा। खुशकिस्मती से हमारा लड़का अपने इन्फिनिटी गोल्फ स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन से खुद को बचा लेता है, लेकिन उनकी टकराहट की आवाज़ उसे डराती है, कहीं ज़ॉम्बी सुन ना ले। ग्लासेस वाला आदमी भी जिनोंग को देखकर घबरा जाता है। अच्छी बात यह है कि ज़ॉम्बी को अभी तक कुछ पता नहीं चला और सर्वाइवर जल्दी से जिनोंग को कमरे में घसीट लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब आमने सामने है गोल्फ स्टिक वर्सेस लकड़ी का डंडा। दोनों एक दूसरे को इंसान समझ जाते हैं, लेकिन हथियार नीचे रखने को तैयार नहीं। जिनोंग अपनी सारी बात समझाता है कि उसने जनरेटर की आवाज़ सुनी और सर्वाइवर को तलाशने आया है। वो अपना असिस्टेंट मैनेजर बैज भी दिखाता है, लेकिन उसे डर है कि ये आदमी भी कहीं जुमान की तरह पानल ना निकले। ग्लासेस वाला आदमी बताता है कि वो भी डेवलपमेंट टीम का असिस्टेंट मैनेजर जो सजोंग है। जसोंग अपने पूरे शरीर को ढके हुए है, जिससे जिनोंग को शक होता है कि कहीं वो काटने के निशान तो नहीं छुपा रहा, लेकिन वो पसीना नहीं बहा रहा, सिर्फ ठंड से बचने के लिए ढका हुआ है। जिनोंग उसके बैग पर ध्यान देता है, फिर लकड़ी के डंडे पर, और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक बात साफ हो जाती है। संक्रमित लोग हमेशा अत्यधिक भूखे होते हैं, पर जसोंग अपने राशन को बचाकर खा रहा है, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। जिनोंग दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जसोंग उसे घूरता है। शायद उसे लगे कि जिनोंग उसका बैग लूटना चाहता है। हालात शांत करने के लिए जिनोंग अपना गोल्फ स्टिक नीचे रखकर खुद को सरेंडर पोज में खड़ा कर देता है, ताकि साबित कर सके कि वो खतरा नहीं है। फिर वो जसोंग को सिगरेट ऑफर करता है। जसोंग पहले हिचकता है, फिर हथियार नीचे कर देता है और पूछता है कि क्या वो एक सिगरेट ले सकता है। अगले सीन में दोनों एक दूसरे के पास बैठकर सिगरेट पीते हुए आराम कर रहे हैं, जबकि बाहर ज़ॉम्बी उन्हें खाने का इंतजार कर रहे हैं। जिनोंग मजाक में कहता है कि उसने पूरे दिन में सिर्फ एक चॉकलेट बार और एक सिगरेट खाई है। ये सुनकर जसोंग अपने बैग में से कुछ ढूंढता है। वो नूडल केक निकालकर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और कहता है कि धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाना। हमारा लड़का खुशी से उसे खाने लगता है। जिनोंग उससे पूछता है कि उसे खाना कैसे मिला। जसोंग बताता है कि उसने लाउंज एरिया से जितना मिल सके उतना उठा लिया, पूरी फ्रिज नहीं। दोनों हंसते हैं। फिर जसोंग उसे दूसरी मंजिल की हालत बताता है। वहां का माहौल बेहद खराब था। वो अपने एक सहकर्मी के साथ फंसा हुआ था और दोनों को खाना बांटना पड़ता था। उसका साथी जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश करता है और ज़ॉम्बी उसका काम तमाम कर देते हैं। जसोंग किसी तरह 4 ज़ॉम्बी से बच निकला, जिससे जिनोंग प्रभावित होता है। वो ये भी बताता है कि जनरेटर उसी ने चालू किया था और उनके पास एक्सटेंशन केबल भी है ताकि फोन चार्ज कर सके। जिनोंग सोच में पड़ जाता है, क्या इन इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई मतलब भी है? जब जसोंग बताता है कि इंटरनेट अभी भी चल रहा है, तो जिनोंग दंग रह जाता है। उसका कहना है कि उसे सिग्नल ही नहीं मिला। जसोंग हंसते हुए बताता है कि सैटेलाइट इंटरनेट,
यानी कि इलॉन मस्क का स्टारलिंक बिल्कुल सही काम कर रहा है। कुछ सर्वर डाउन है, पर इंटरनेट अभी भी काफी हद तक काम कर रहा है। ये सब सुनकर जिनोंग के होश उड़ जाते हैं। उसे पता ही नहीं था कि ये संभव है। जसोंग उसे अपना फोन चार्ज करने देता है। कुछ देर बाद जिनोंग सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। सब कुछ ठीक काम कर रहा है। वो अपने दोस्त का ढेर सारा शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इतनी महत्वपूर्ण बातें सिखाई। लेकिन विनम्र और शांत स्वभाव वाले किंग जेसुंग किसी भी तरह का श्रेय लेने से मना कर देते हैं। उनका ये उम्मीद भरा पल अचानक टूट जाता है जब वे देखते हैं कि लाइट्स बंद हो रही हैं। इससे साफ हो जाता है कि इमरजेंसी जनरेटर भी अब हमेशा के लिए बंद पड़ चुका है। जेनोंग उससे पूछता है कि अब वो क्या करना चाहता है, जिस पर वो शांत स्वर में जवाब देता है कि वो यहीं रहने वाला है। बातों के बीच की बात समझते हुए हमारा लड़का समझ जाता है कि जेसुंग दरअसल उसे जाने के लिए कह रहा है। असल में जेसुंग सिर्फ अपनी सुरक्षित जगह को बचाए रखना चाहता है। एक और इंसान का वहां रहना मतलब उसकी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, जो उसके लिए बोझ बन सकता है। इसी तरह खुद जेनोंग भी सोचता है कि उनकी पार्टनरशिप आगे फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि दोनों की सोच अलग है। एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा सुरक्षित जगह पर रुकना चाहता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा लड़का पहला कदम उठाता है ताकि किसी भी तरह का तनाव ना पैदा हो, और वो वहां से जाने का फैसला कर लेता है। जाते जाते उसका दोस्त उसे आखिरी तोहफा देता है, एक फ्लैशलाइट और एक अतिरिक्त बैटरी, क्योंकि उसके पास काफी अतिरिक्त सामान है काम चलाने के लिए। ये जिनयोंग के लिए एक शानदार प्रगति है, जो उन चीजों सामान को अपने बैग में भर लेता है, सोचते हुए कि ये लंबे समय में उसके काम आएंगी। इसके बदले हमारा लड़का खुशी खुशी उसे कुछ सिगरेट देता है ताकि वो उनका लुत्फ उठा सके। दोनों अच्छे संबंधों के साथ अपने अपने रास्ते जाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए और उम्मीद करते हुए कि वो जल्द ही फिर मिलेंगे। इसके बाद जिनयोंग वापस बाहर जाता है, जहां वे बदसूरत फ्रीक शो यानी ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। उसे बिजली पूरी तरह जाने से पहले कदम उठाना होगा। खुले दरवाजे पर ध्यान देते हुए हमारा लड़का चुपके से ज़ॉम्बियों के पास से निकल जाता है और धीरे से दरवाजा बंद कर देता है। अब वो खतरे से बाहर है और अपने विकल्पों पर विचार करता है। सबसे पहले वो बेसमेंट तक जा सकता है, ये जानते हुए कि उसकी कार वहीं है। ये खतरे से बचने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसे ये चिंता सताती है कि क्या सच में ये इमारत छोड़ने का सही समय है। हाँ, ये सच है कि उसे कभी ना कभी इस बिल्डिंग से निकलना ही होगा, लेकिन बहुत जल्दी निकलना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से जिनयोंग ऊपर जाने का फैसला करता है, कंपनी से और जानकारी जुटाने के लिए, ताकि बाद में वो सही समय पर भागने की योजना बना सके। दुर्भाग्य से इसी समय बिजली पूरी तरह गुल हो जाती है। चारों तरफ स्याह अंधेरा छा जाता है, जो उसे और भी सतर्क होने पर मजबूर करता है। खुद को शांत रखते हुए वो अपना टॉर्च ढूंढने के लिए बैग में तलाश करता है। जिनयोंग उसे निकालता है और अत्यंत सावधानी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि उसके गए समय में ज़ॉम्बियों ने अपनी पोजीशन बदल ली हो, ये मुमकिन है। सावधानी भरे कदम रखते हुए हमारा लड़का छठी मंजिल तक पहुंच जाता है। यहीं उसे शक होता है कि कोई ज़ॉम्बी मौजूद है। खतरा जानते हुए भी वो अब इतनी दूर आ चुका है कि पीछे नहीं लौट सकता। दृढ़ होकर वो अपने शक्तिशाली गोल्फ क्लब को तैयार करता है और आगे बढ़ता है। एक ज़ॉम्बी अपने कटे फटे रूप में सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। हमारा लड़का अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है, लेकिन अचानक भी वो क्वीन ऑफ चॉप्ड अग्लीज को देख लेता है और डर के मारे घबरा जाता है। भाई जमीन पर झुककर बचने की कोशिश करता है, जबकि वो ज़ॉम्बी सुपर गर्ल बनकर उसके ऊपर कूदने की कोशिश करती है। एक शर्मीली सी गोल्फ स्विंग मारते हुए ये बंदा उसका सिर ऐसे फोड़ता है जैसे किसी मरी हुई मच्छर को दीवार पर चिपका दिया हो। लेकिन ये उसे मारने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि वो फिर से वही मूव स्पैम करके हमला करने की कोशिश करती है। तभी हमारा लड़का अपने गोल्फ ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसके चेहरे पर फिर एक वार चढ़ देता है। इस बार उसकी स्विंग ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, पीछे खून की बड़ी सी झील छोड़ते हुए। इस पॉइंट पर यह आदमी सचमुच उससे भीख मांग रहा है कि वो दोबारा खड़ी ना हो जाए, लेकिन किसी कारणवश ये जिद्दी ज़ॉम्बी अभी भी रेंगने की ताकत रखती है। जिनयोंग की गोल्फ स्टिक इसको इतने जोर से पीटने के कारण बुरी तरह टेढ़ी हो चुकी है, और एक आखिरी दुआ के साथ वो अंतिम वार करता है, उम्मीद करते हुए कि अब ये ज़ॉम्बी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शुक्र है, सब खत्म हो गया। सिस्टम उसे एक और कॉइन देता है जिससे वो स्टोर से कोई आइटम खरीद सके। दूसरी तरफ जिनसोंग थकान से हाँफ रहा है, जबकि उसकी प्यारी गोल्फ स्टिक अब बुरी तरह खराब हो चुकी है। अमर हो चुकी ज़ॉम्बी एस्कोस्लेयर होने के नाते वो अब चैन से आराम कर सकता है, जानकर कि वो हमारे दिल जीत चुका है। हमारे लड़के की तरफ लौटते हैं। वो अब भी चिढ़ा हुआ है और हथियार को बाद में किसी और काम के लिए संभाल कर रखने का फैसला करता है। अब उसका मुख्य फोकस है इस ज़ॉम्बी की जांच करना, सोचते हुए कि आखिर आई कहां से। अगले सीन में बंदा रूफटॉप के दरवाजे की जांच करता है, जो पूरी तरह से बंद दिखता है। इसका मतलब है ज़ॉम्बी किसी और फ्लोर से आई होगी, मतलब 7वां फ्लोर भी अब सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे चलते हुए हमारा लड़का राहत की सांस लेता है। लगता है 7वीं मंजिल ठीक है। ब्रेक लेते ही वो पानी पीता है
और याद करता है कि वो ज़ॉम्बी कितनी बेरहम तेजी से दौड़ रही थी। शायद इंसान थी तब से भी तेज, वो तो जैसे कोई जंगली जानवर बन गई थी। बाहर झांककर वो देखता है कि 2 ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। ये बहुत बुरी खबर है। अगर ये दोनों भी उसी ज़ॉम्बी जितने तेज हुए तो दो को एक साथ लड़ते हुए वो बचेगा नहीं। यही कारण है कि जिनयोंग की एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है, अपने दुश्मनों को अलग थलग करो और एक एक करके खत्म करो। अचानक वो अपने फोन की तरफ देखता है, सोचते हुए कि शायद ज़ॉम्बियों पर कोई नई जानकारी मिली हो। भाई सचमुच ऐसे सोच रहा है जैसे कोई नया ज़ॉम्बी पैच अपडेट आया होगा या कुछ। एक फोरम है, सर्वाइवर्स गैलरी, जहां लोग अलग अलग देशों से पोस्ट कर रहे हैं और भयानक ठंड की शिकायत कर रहे हैं। वे अपनी दुख भरी हालत बताते जा रहे हैं, बजाय इसके कि ज़ॉम्बियों पर कोई नई जानकारी दें। निराश होकर अब जिनयोंग खुद की खोज पर भरोसा करता है। एक बात तो पक्की है, पहली, ये ज़ॉम्बी ज्यादातर आवाज से पहचानते हैं। दूसरी, इनके बाकी सारे सेंसेस घटिया हैं। तीसरी, इनको मारने के लिए सिर पूरी तरह तोड़ना पड़ता है और जाहिर सी बात है, जिसे काटेंगे वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन ये सब तो वैसे भी सभी जानते थे। फोरम ने कोई नई अपडेट न देखकर जिनयोंग को शक है कि सरकार गिर चुकी है, मतलब कोई नहीं आने वाला उन्हें बचाने। ये कड़वी सच्चाई है। बचे हुए लोगों को खुद ही जीना होगा इस बर्बाद हुई दुनिया में। सीन कट होता है। अब सरवाइव करने की कोशिश का 5वां दिन है। ठंड अब असहनीय हो चुकी है, इवन हमारे लड़के के लिए भी। वो बीमार पड़ने के रिस्क पर है और इस माहौल में बीमारी मतलब सीधा मौत। पता है कि ऐसे जमे रहने से फायदा नहीं, इसलिए वो वार्म अप करने के लिए जंपिंग जैक्स करता है। लेकिन एक्सरसाइज के बाद लाजमी है कि पेट भी भूख से कराहने लगता है। आमतौर पर वो आधा चॉकलेट खाता था, पर हालात देखते हुए अब उसे ज्यादा खाना पड़ेगा। चॉकलेट चबाते हुए वो अपने जूते उतार देता है ताकि चलते हुए आवाज कम हो और वजन भी हल्का रहे। जूते वैसे भी शोर करते हैं, तो अभी वो बेकार हैं। जिनयोंग को अब किसी भी हालत में खाना सुरक्षित करना होगा। मैनेजर चो जू संग की जानकारी से उसे याद है कि कुछ खाना अभी भी लाउंज में होना चाहिए। हमारा लड़का शक करता है कि खाना उसी बैग में होगा जो उस सहकर्मी का था जो भागने की कोशिश में मर गया था। ये भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहले उसे 4 ज़ॉम्बीज को अकेले संभालना होगा। ना तो वो बैग चुपके से चुरा कर भाग सकता है और ना ही उन्हें अनदेखा कर सकता है। लॉजिकल जवाब सिर्फ एक है, उन्हें एक एक करके हराओ और बैग हासिल करो। तो जिनयोंग अपने टारगेट्स को ट्रैक करना शुरू करता है। एक ज़ॉम्बी रूम 1 में, दूसरा रूम 2 में, तीसरा बिजनेस टीम रूम में। लेकिन दिक्कत है चौथा वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और चूंकि एग्जिट की तरफ भी कोई लाश नहीं मिली, मतलब आखिरी ज़ॉम्बी कहीं छिपा हुआ है। इतने सारे एस उसे चबाने को तैयार हैं, उसे सही हथियार चाहिए। एक रूम चेक करते हुए जिनयोंग देखता है कि कमरा खाली है। वो अंदर चुपके से घुसता है। अच्छी बात, काफी सामान अभी भी वहां है, भले ही खाना नहीं। बाहर एक ज़ॉम्बी की घसीटते चलने की आवाज आ रही है। हमारा लड़का दांतों के बीच टॉर्च दबाता है, एक कप उठाता है ताकि परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन बनाया जा सके, और उसे दूर फेंक देता है। जिनयोंग अपने शिकार की घोषणा करता है और जैसे ही कप जमीन पर गिरता है, ज़ॉम्बी तेजी से आवाज की दिशा में कूद पड़ता है। लेकिन वो भूल गया, हमारा लड़का इस गोल्डन होम रन का इंतजार कर रहा था। ज़ॉम्बी बाय देखता है, चेहरे पर वही एक्सप्रेशन, ओह शिट आई एम कुक्ड। जिनयोंग गोल्फ स्टिक उसके चेहरे में ठोक देता है, उसे तुरंत मार देता है। आवाज से बाकी ज़ॉम्बीज आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन हमारा लड़का जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। इस तरह उसने पहला टारगेट साफ कर लिया है। जिनयोंग बहुत खुश है, शायद थोड़ा ज्यादा ही खुश है, क्योंकि वो भूल जाता है कि एक ज़ॉम्बी उसके साथ कमरे में भी था। संक्रमित ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है, मतलब वो अभी भी मरा नहीं है। अचानक पैरों में कुछ पकड़ने का एहसास होते ही हमारा हीरो डरकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक रिंगता हुआ ज़ॉम्बी उसकी टांग पकड़े किसी पागल कुत्ते की तरह गुर्रा रहा है। कुतरने की भूख में पागल वो डरावना जीव अपना मुंह पूरा खोलकर जिनयोंग पर झपटता है, जबकि सॉन्ग वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह सदमे में जमे हुए। उसके मुंह में दबा टॉर्च फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। इंस्टिंक्ट जागते ही वो तुरंत अपना पैर ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारता है, उसे मजबूती से जमीन पर दबाए रखते हुए, जबकि वो साला फर्श पर लार टपकाता रहता है। ज़ॉम्बी अपने हाथ फैलाकर उसे फिर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे कूद जाता है। अब हालात से साफ साफ चिढ़ चुका है। बिना एक सेकंड सोचे हमारा हीरो अपना गोल्फ क्लब जोर से नीचे मारता है और ज़ॉम्बी की खोपड़ी चटका देता है, उसे सीधे अगले जीवन की टिकट पकड़ा देता है। जब सब खत्म हो जाता है, वो खून के तालाब के पास खड़ा अपने सिर को पकड़कर ये समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले कि वो सांस भी ले पाए, अचानक खिड़की पर किसी का हाथ जोर से लगता है और वो झटके से वास्तविकता में लौट आता है। वो मुड़कर देखता है और खिड़की के उस पार ढेर सारे ज़ॉम्बी
अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि अभी और भी फ्रीक बचे हुए हैं। पर्सनल हाइजीन की परवाह किए बिना वो गंदी टॉर्च फिर से अपने मुंह में दबा लेता है और ठान लेता है कि और ज़ॉम्बी आने से पहले सबका काम तमाम कर देगा। अगले कमरे में पहुंचकर वो अपना गोल्फ क्लब खिड़की पर दे मारता है, जिससे भीतर मौजूद 2 ज़ॉम्बी पूरी तरह चौंक जाते हैं। फिर हमारा हीरो कमरे में एक छोटा सा धातु का टुकड़ा फेंकता है और दोनों ज़ॉम्बी एक साथ उसकी ओर देखते हैं। उनमें से एक तुरंत पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ता है, जबकि दूसरा वहीं खड़ा रह जाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। जिनयोंग अपनी टॉर्च की रोशनी उस स्थिर खड़े ज़ॉम्बी के चेहरे पर मारता है और आगे की कहानी तो तय है, उसका सीधा खात्मा। उधर बैकपैक वाला ज़ॉम्बी कमरे में पागलों की तरह दौड़ता है, डेस्क के ऊपर से छलांग लगाता हुआ, सिर्फ एक चम्मच जैसी छोटी चीज के पीछे भागते हुए। जब उसे सच्चाई समझ आती है कि वो बेवकूफ बन गया है, तो वो मुड़कर पूरी रफ्तार से जिनयोंग की ओर भागता है। लेकिन हमारा हीरो हवा में उछलकर उसे पीछे से जबरदस्त ड्रॉप किक मारता है, जो उसे सीधे फर्श पर पटक देती है। वक्त बर्बाद किए बिना वो अपना गोल्फ क्लब ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से नीचे मारता है, ज़ॉम्बी को सीधे नरक भेजते हुए। आखिरी वार में उसका गोल्फ क्लब पूरी तरह टूट जाता है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसे 4 और कॉइन मिल गए हैं। हथियार टूट जाने से वो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर घुटनों के बल बैठकर ज़ॉम्बी का बैकपैक खंगालता है। वो बैकपैक को खोलकर अपने कंधे पर टांग लेता है, खुश कि इसमें कुछ असली वजन वाली चीजें हैं। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं लगती है। उसे जल्दी समझ आता है कि बिना हथियार के वो एकदम डैम्सल इन डिस्ट्रेस बन चुका है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकलने ही वाला होता है, पर तभी वो खुद को रोक लेता है। इतनी मेहनत से यहाँ तक आने के बाद जगह को ठीक से चेक करना समझदारी होगी। उसे याद आता है कि जयसंग ने बताया था कि असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक रूम में छिपा था और शायद उसे बाकी ऑफिस देखने का समय नहीं मिला था। डेस्क दर डेस्क खोजते हुए हमारे हीरो का मूड तब खिल उठता है जब उसे सप्लीमेंट्स का स्टैश और एक पावर बैंक मिलता है। इस छोटी सी किस्मत की लहर पर सवार होकर वो डेवलपमेंट टीम 2 के ऑफिस को भी चेक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पीछे कहीं जोरदार धमाका गूंजता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद कोई और ज़ॉम्बी है, लेकिन याद आने पर कि अब उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो वो तुरंत फैसला करता है कि अभी जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हमारा हीरो नजदीक के कमरे में फिसल कर घुस जाता है और एक डेस्क के पीछे अपना बैकपैक कसकर पकड़कर छिप जाता है। जैसे ही वो आखिरकार शांत होने लगता है, वो अपने आप से बुदबुदाता है कि इतने तनाव भरे ऑफिस जैसे माहौल में भी सुरक्षित रहना अजीब तरह से सुकून देने वाला लग रहा है। हकीकत फिर से दिमाग में बैठने लगती है, इसलिए वो फैसला करता है कि बैकपैक को चेक करे और देखे कि उसे क्या क्या सामान मिला है। सारा सामान बाहर निकालकर वो एक सूची बनाता है। 3 पैकेट स्नैक्स के, कुछ रेमिन कुकीज और एक कोक का कैन, जिसके बिना कोई भी गेमर जिंदा नहीं रह सकता। हमारा हीरो पागलों की तरह हंसने लगता है और आंखें बंद करके शांति महसूस करता है, सोचते हुए कि इन सामानों के साथ वो 30 दिन आराम से निकाल सकता है, बस साफ पानी मिल जाए। फिर अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और ठंड उसे फिर से जकड़ लेती है, क्योंकि एड्रेनलिन अब शरीर से उतर चुका होता है और खून से भीगे मोजे उसे और ज्यादा ठंड महसूस कराते हैं। वो थोड़ा साफ सफाई करने का फैसला करता है, मोजों को सूखने के लिए अलग रख देता है और पैरों से खून धोता है। पानी कितना ठंडा है, इससे वो चिढ़ जाता है, जैसे अभी दुनिया में कोई भयंकर संकट चल ही नहीं रहा हो। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर पर कुछ निशान देखता है, वो एकदम ठिठक जाता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है कि शुरुआत में ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ लिया था, और जब वो देखता है कि ये काटने के निशान नहीं है, तो उसे राहत मिलती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। फिर भी पूरी तरह यकीन करने के लिए वो फोन पर पोस्ट चेक करता है, जहां वो उसे एक पोस्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि एक आदमी को खरोच लगी थी और वो कई दिनों बाद भी ठीक था। ये पढ़ के वो तुरंत खुश हो जाता है और बेसिन के सहारे टिक कर गहरी सांस लेता है। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि पैरों को धोने के बाद अब ठंड से उन्हें शीतदंश यानी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है अगर वो उन्हें गर्म नहीं करेगा तो। तभी उसे शॉप मेन्यू याद आता है, क्योंकि पिछली बार उसने उसमें कुछ विंटर कपड़ों के विकल्प देखे थे। एक्सेसरीज के इतने महंगे दाम देखकर वो चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि हर चीज अलग अलग 3 कॉइन में क्यों बिक रही है, और ग्लव्स और जूते पूरे कपड़ों के सेट जितने महंगे क्यों हैं। थोड़ी गर्मी के लिए परेशान होकर वो सबसे पहले बूट्स खरीदने का फैसला करता है, जो गेम की तरह उसके सामने अचानक प्रकट हो जाते हैं। वो उन्हें उठाकर हैरानी से देखता है और साइज चेक करने के लिए पहनकर देखता है, और वे बिल्कुल फिट बैठते हैं, जैसे उसके लिए खास बनाए गए हों। लेकिन उसे जल्दी समझ आता है कि सिर्फ बूट से ठंड नहीं झेली जा सकती, इसलिए वो शॉप में और गर्म चीजें खोजने लगता है। काफी देर तक स्क्रॉल करने के बाद उसे अलर्ट मिलता है।
और उसे तुरंत लगता है कि शायद यही वो चीज है जो उसे चाहिए। वो एक हीट पैक एक कॉइन में खरीद लेता है और उसे अपने पैरों पर लगा लेता है ताकि वे फिर से गर्म हो जाएं। वो शिकायत करता है कि एक हीट पैक एक कॉइन में बहुत महंगा है, लेकिन गर्माहट मिलते ही उसे सुकून मिलता है और वो खुद को सांत्वना देता है कि किसी तरह वो इस हालात से बच जाएगा। 7वें दिन हीरो को पता चलता है कि बिल्डिंग की पानी की सप्लाई आखिरकार बंद हो चुकी है। इसलिए वो अपनी बचा के रखी हुई पानी की बोतलें चेक करता है और पता लगता है कि उसके पास सिर्फ 2 लीटर पानी बचा है, जो शायद 3 या 4 दिन और चल सकता है। वो खिड़की के पास काउंटर पर लेट जाता है और सोचता है कि क्यों हर बार जब उसे थोड़ी सी उम्मीद मिलती है तभी सब कुछ और खराब हो जाता है। फिर वो फोन पर स्क्रॉल करता है ये देखने कि ज़ॉम्बी के बारे में कोई नई जानकारी है या नहीं, और उसे एक पोस्ट दिखती है जिसमें कोई कह रहा होता है कि वो सुपरमार्केट जाने का जोखिम उठाने वाला है। एक एनोनिमस यूजर पूछता है कि क्या वो सच में बाहर जा रहा है, तो वो आदमी आत्मविश्वास से जवाब देता है कि वो पहले ही निकल चुका है और अगर जिंदा वापस आया तो अपडेट करेगा। एनोनिमस यूजर उसे हौसला बढ़ाने वाला मैसेज देता है। इसके बाद हीरो फोन साइड में रख देता है और उदास हो जाता है कि पोस्ट्स की संख्या रोज कम होती जा रही है, जिसका मतलब अब बहुत कम सर्वाइवर्स बचे हैं। वो खिड़की से बाहर देखता है और बहुत कम इंसान दिखते हैं, लेकिन वो फिर भी उम्मीद करता है कि लोग कहीं छिपकर जिंदा होंगे। 8वें दिन वो फोन चेक करता है और देखता है कि एनोनिमस यूजर ने पूछा है कि क्या सुपरमार्केट गया हुआ आदमी वापस आया या नहीं, लेकिन पूरे दिन गुजर जाने के बाद कोई उत्तर नहीं आता। एनोनिमस यूजर मान लेता है कि शायद वो मर गया और चुपचाप उसे श्रद्धांजलि देता है। ये देखकर सॉन्ग गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी आभारी रहता है कि उसके पास अभी भी इतना खाना और पानी है कि वो बच सकता है, बस अगर वो इमारत से जिंदा निकल पाए। समस्या ये है कि वो बाहर की दुनिया में अकेला बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसे पता है कि उसे दूसरे सर्वाइवर्स ढूंढने होंगे ताकि वो साथी बना सके।